हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। देखो, प्रैक्टिस और प्रिपरेशन वाली इस सीरीज में ये अगला वीडियो है इस बारे में कि प्रैक्टिस के दौरान वो कौन सी चीजें हैं जो आपको जुडिशरी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती हैं। देखिए, when you start with your practice, when you start going to the court, while preparing for judicial services examinations, it might get a little bit challenging. ये मुश्किल तो होगा। मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि समय मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ये पहली चीज है जो आप सीखते हैं। जो कुछ चीजें आप निश्चित तौर पर सीखते हैं वो है, पहला, समय को मैनेज करना। दूसरा, सब्र रखना। तीसरा, अनसर्टेनिटीज से डील करना सीखना। चौथा, किसी भी चैलेंज के लिए, किसी भी नई चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि दिस इज हाउ द कोर्ट रूम प्रोसीजर्स वर्क। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, खुद को इतना होलिस्टिकली तैयार करना किसी भी केस के लिए कि आपके सामने कुछ भी आए, यू शुड बी इन अ पोजिशन टू टैकल इट, टू हैंडल इट एंड टू टेक इट थ्रू। ये एक ऐसी कला है जो आप डेफिनेटली सीखेंगे अगर आप प्रॉपरली एडवोकेसी कर रहे हैं। तो अगर आप नाम के लिए कर रहे हैं कि भाई मैंने एनरोलमेंट करा लिया और मेरे एक परिचित है जो वकालतनामे में नाम डाल देते हैं और मैं हफ्ते में एक दिन चला जाता हूं, इट्स नॉट गोइंग टू कट इट। इवन इफ यू लर्न द बेसिक्स, इवन इफ यू गेट टू लर्न, क्योंकि 3 साल है, 3 साल में अगर आप हफ्ते में एक आध बार भी जा रहे हो तो भी आप काफी चीजें सीख जा रहे हो, राइट? एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। आपका नाम वकालतनामे में जा रहा है, आप कुछ कुछ चीजें कर रहे हो, उतने में भी आपका काम हो जा रहा है, राइट? लेकिन यहां पर मैं उन अनुभवों की बात कर रहा हूं जो आपको करके ही आएंगे, जो आपको रेगुलर जाने पर ही आप सीखेंगे, राइट? सो advocacy experiences that can help you stay ahead being the key word here, in your judiciary examinations. So let's start with the first one, understanding the procedures while dealing with it. I'll tell you, the very first time I went to the court, पहली दफा जब मैं न्यायालय परिसर में गया, तो मुझे ये तो पता था कि केस किस तरीके से फाइल होता है, एज इन मुझे फॉर्मेट्स पता थे, ड्राफ्टिंग हमें यूनिवर्सिटी में सिखाई गई थी, मैंने कुछ अपने सीनियर्स से ड्राफ्ट्स ले लिए थे, कुछ मुझे इंटरनेट ने सहारा दे दिया था, एंड उसके मदद से मैंने एक बड़ा अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार कर लिया अपने केस का। अब मुझे ये नहीं पता कि इसको आगे कैसे किया जाए, राइट? इस केस को अब फाइल कैसे किया जाए, कहां किया जाए। मुझे ये नहीं पता था कि किस तरीके की एप्लीकेशन में किस तरीके की टिकट लगती है, कोर्ट फीस किस हिसाब से कैलकुलेट होकर कहां पर जमा होती है, बिकॉज दीज आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें शायद हमारी यूनिवर्सिटीज में उतने अच्छे से नहीं बताया जाता। दीज आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करिकुलम ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, राइट? एडहीसिव टिकट्स क्या होती हैं, कितने की लगती है, किस तरीके के एप्लीकेशन पर, नोटरी और ओथ में क्या अंतर होता है, कहां से करवाया जाता है, कितना उसका पैसे कितना देना है, इवन दैट इज समथिंग जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आता है। सो प्रोसीजर जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो यहां पर प्रोसीजर का मतलब सिर्फ प्रोसीजर लॉ नहीं है, प्रोसीजरल लॉ नहीं। प्रोसीजरल लॉ तो आप ऐसे भी सीखेंगे, वो तो आपके डे टू डे काम का हिस्सा बन जाएगा। सीपीसी और सीआरपीसी या फिर सीपीसी एंड बीएनएसएस आज की तारीख में किस तरीके से यूज हो रहा है, कैसे उसको क्रॉस एग्जामिनेशंस के लिए, चीफ के लिए यूज किया जा रहा है, कौन से आवेदन कहां पर फंसाए जा रहे हैं, अंडर विच सेक्शन इसको यूज किया जा रहा है। भाई आज मेरा अक्यूज नहीं आया, उसके लिए मुझको कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, मुझे अपने विटनेस को री एग्जामिन करना है, उसके लिए मुझे कौन सी एप्लीकेशन लगानी। ये सारी चीजें जो शायद आपने अपने जीवन में नहीं सोची होंगी, पढ़ते समय नहीं सोची होंगी, या क्यूरियोसिटी नहीं हुई होगी, वो चीजें आप फेस करेंगे। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत छोटे लेवल पर खत्म किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको सिर्फ जज ही रिलीफ दे सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां जज से भी रिलीफ नहीं मिलना है, आपको पहले से पता है।
And these are the things, my friends, that you learn when you step inside the courtroom. कोर्टरूम के बाहर बैठ करके आप ये चीजें नहीं सीखते। आपको भले आपके वकील साहब बता दें, आप कोई केस पकड़ के बैठ गए, आपने कहा सर मुझे इस केस का अपडेट देते रहना, मैं सीखूंगा। आप नहीं सीखेंगे जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने वाद में, प्लेंट में, कंप्लेंट में, व्हाटएवर लगा दिए, अब उसको एग्जिबिट कराना है, वो कराना भी एक सिस्टम है, उसको करने का भी एक तरीका है, और वो तरीका भी आपको वहीं जाकर सीख कर समझ में आएगा। हर कोर्ट का एक सिस्टम होता है, इंटरनल वर्किंग का भी एंड प्रोसीजर्स का भी, एंड दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। क्योंकि अगर आप ये चीजें सीख गए तो जब भी इससे संबंधित सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, यू वुड बी इन अ वेरी बेटर ऑफ पोजिशन टू आंसर दीज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। आप अपने आप को इस तरीके से स्थापित कर पाएंगे, स्टैब्लिश कर पाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभार कोर्ट चला जाता था, मैं कोर्ट गया हूं और मैंने तैयारी भी करी है। हाँ, इसमें मेहनत जरूर लगेगी, ऑब्वियसली, स्वाभाविक है। आप दो चीजें एक साथ कर रहे हैं, और दो नावों में सवारी करना आसान तो नहीं है, पर असंभव भी नहीं। यदि कोई ध्येय है आपके मन में, तो उस ध्येय को प्राप्त करना और उसको करने के लिए उसके अनुपात में मेहनत करना भी आप ही की जिम्मेदारी हो जाती है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, अपीयरिंग इन केसेस इवन फॉर नॉन सब्सटैंशियल वंस। नॉन सब्सटैंशियल हियरिंग्स, राइट? हियरिंग्स दो तरीके की होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव हियरिंग, एक जिसको कहा जाता है नॉन इफेक्टिव हियरिंग। ये तो खैर कॉर्पोरेट वाली भाषा हो गई, लॉ फर्म वाली भाषा हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस की भाषा हो गई। कोर्ट की भाषा में सब्सटैंशियल हियरिंग एंड नॉन सब्सटैंशियल हियरिंग, और सामान्य भाषा में आज कुछ हुआ और आज कुछ नहीं हुआ। राइट? अगर ऐसी प्रोसीडिंग में भी आप जा रहे हैं जहां आपको सिर्फ ये कहा गया है कि डेट मांग के आ जाओ, राइट, वो भी करो। स्टार्ट विद दैट। क्यों करो? क्योंकि I still remember the very first time I went to the मतलब in my initial days, not the very first time, in my initial days, मुझे एक सीनियर ने बोला कि यार ये फलाने केस में डेट लेकर के आनी है। मैं पहुंचा जज साहब के सामने खड़ा हूं, मैंने कहा सर मतलब डेट चाहिए थी। बोला कौन से केस में? मैंने कहा इस केस में डेट चाहिए थी। तो बोले तुम्हारा नाम है वकालतनामे में? मैंने कहा है सर, नीचे नीचे लिखा है, अभी तो शुरू की है। कब शुरू की वकालत? मैंने कहा सर अभी कुछ ही दिन हुए हैं वकालत शुरू किए तो। अच्छा जी, तो वकील साहब डेट ऐसे ही मिल जाएगी या कोई एप्लीकेशन मूव करोगे? मैंने कहा सर मिल तो जानी चाहिए ऐसे ही। राइट? अब मुझे तो सीनियर ने यही बोला कि जाके डेट ले आओ। बोले नहीं, एप्लीकेशन लगेगी। जाओ पढ़ो कौन से ऑर्डर में, कौन से रूल में, कौन से सेक्शन में कैसे एप्लीकेशन लगानी है, एप्लीकेशन लिख करके लाओ और लगाओ। मैंने कहा ठीक है साहब। गए, जाकर के पढ़ाई करी, एक ग्रीन लीगल पेज पर हाथ से लिख करके एप्लीकेशन बनाई, जाके दिया। टिकट कौन लगाएगा? वकील साहब। टिकट भी लगना ही है। ठीक है साहब, गए टिकट लगाया, जाकर के जमा करी। तो मैंने कहा सर नेक्स्ट डेट। बोले अब इसको डिसाइड किया जाएगा। अरे मैंने कहा अच्छा ये होता है प्रोसीजर। नाउ विद टाइम आई लर्नड कि सिर्फ यही प्रोसीजर नहीं होता है, राइट? तारीखें अपने आप भी बढ़ती हैं। कई केसेस जो लिस्ट नहीं हो रहे हैं या बेंच पर नहीं रखे हैं, उनमें पार्टीज की सहमति से भी तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। साहब से ओरली भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, जजेस से। हाउएवर, उस एक अनुभव ने मुझे ये बताया कि छोटी से छोटी चीजें भी जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आती है, उसमें भी कुछ नेटिग्रिटी इन्वॉल्व हो सकती है जहां आपको सीखने का अवसर मिलेगा। जमानत हो गई साहब, जमानत करवा ली, सीनियर ने जमानत करवाई और मुझसे कहा जाओ तस्दीक करा लो। तस्दीक करा लो? ये तो शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। बट वेल, दीज आर द प्रोसीजर्स दैट यू लर्न। अब तस्दीक कराना अब मैं यहां समझाने नहीं बैठा हूं, बट अगेन वो कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बट उसके लिए भी कॉन्फिडेंस आना इज
वेरी इंपॉर्टेंट, केस को एडमिशन स्टेज पर फाइट करना। जब आपको सामने से कोई नहीं है, सिर्फ अपना ही पक्ष बताना है, लेकिन अपना पक्ष ऐसे बताना है कि आपको पूरा केस पता हो। ये एक इफेक्टिव हियरिंग है, लेकिन उतनी ज्यादा मुश्किल हियरिंग नहीं है, क्योंकि आपको सामने से कोई क्रॉस करने वाला व्यक्ति नहीं है एक्सेप्ट फॉर द जज, जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। और उन क्वेश्चंस के लिए तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप अपना ही पक्ष रख रहे हो साहब, सिर्फ दूसरे का पक्ष तो आपको यहां सुनना नहीं पड़ रहा है। दीज आर द हियरिंग्स जिसमें आपको अपीयर होना चाहिए। बेल मैटर्स में आपको अपीयर हो जाना चाहिए। छोटे छोटे मैटर्स कई बार आते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है सुपुर्दगी, सुपुर्दगी नामा या सुपुर्दगी। सुपुर्दगी क्या होता है? भाई गाड़ी जब्त हो गई है, फोन जब्त हो गया है, साथ में वो छुड़वाना है। ये द मैटर इज वेरी स्मॉल, स्टार्ट विद दीज। कॉन्फिडेंस आता है, ड्राफ्टिंग सीखते हो। अपीयर होने पर आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं, हाथ में एक वो लेकर के जाओगे कागज, डॉक्यूमेंट, उसको ड्राफ्ट करना सीखते हो। प्रोविजंस पढ़ते हो तो उस प्रोविजन, रिलेटेड प्रोविजन को अप्लाई कैसे कर रहे हैं ये भी समझ में आता है। उसके क्या एसेंशियल्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये समझ में आता है। कौन से ड्राफ्ट में क्या चीजें डालना मैंडेटरी है, ये समझ में आता है। और जज के सामने जब आप खड़े हो तो कौन से पॉइंट को पुट अप करना है और कौन से को नहीं, ये सीखते हो। दिस इज समथिंग जो इंटरव्यूज में आपकी बहुत हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में जज ने आपसे कुछ पूछा, आप वाचाल प्रवृत्ति के हैं, आप बोलते चले गए, और आपने जितना लंबा आंसर दिया जज साहब के पास, उतने ज्यादा सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, और उन्होंने आपसे सवाल पूछे, और एक क्षण ऐसा आया जब आप चुप हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कहां कितना क्या बोलना है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद जजेस। आपको व्यक्तियों से डील करना सीखना पड़ेगा, और वो एक ऐसी कला है जो आपको इस फील्ड में, कोर्ट रूम में उतर करके आ जाएगी। सो अपीयरेंस इन केसेस इवन फॉर नॉन सब्सटैंशियल हियरिंग्स इज समथिंग जो कि आपको करना चाहिए। यू गेन कॉन्फिडेंस, यू लर्न प्रोसीजर, यू लर्न ड्राफ्टिंग, यू लर्न हाउ टू स्पीक, यू लर्न व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक। क्या नहीं पूछना है इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या पूछना है। क्या नहीं लिखना है इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या लिखना है। राइट? सो दीज आर सम थिंग्स जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट, योर सीनियर कैन बी योर गाइड इन अंडरस्टैंडिंग लॉ एंड प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लॉ। रिमेंबर, प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लॉ। कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं, अगर आप यकीन मानिए कि कई सारे सीनियर्स जिनसे आप मिलेंगे, दशकों की प्रैक्टिस होगी उनकी, पर पूरी की पूरी हो सकता है उन्होंने किताब पढ़ी ही ना। यू विल मीट सीनियर्स जिन्होंने हजारों ट्रायल किए होंगे और जीते होंगे, पर आईपीसी आज तक पूरी एंड टू एंड नहीं पढ़ी। राइट? लेकिन जो पढ़ा है, जितना पार्ट पढ़ा है, उतना उनके प्रैक्टिस के लिए रेलेवेंट था। उसको इतना खोद कर, इतना डिटेल में पढ़ा है, उसके इतने जजमेंट्स पढ़े हैं, उस पर इतनी रिसर्च करी है कि कोई और व्यक्ति क्या ही करेगा। वो व्यक्ति लॉ के बारे में और लॉ के प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में जितना आपको सिखा सकता है, उतना कोई भी सामान्य रूप से शिक्षक आपको शायद ना सिखा पाए, अगर उस शिक्षक का अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपोजर इस फील्ड में नहीं रहा है तो। सो दिस इज समथिंग जो आपकी बहुत मदद करेगा। आपको हो सकता है अपने यूनिवर्सिटी में या फिर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जहां पर भी आप सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वहां पूछने में झिझक हो सकता है, बहुत कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके सीनियर आपकी इस मामले में मदद कर सकते हैं। सवाल पूछो ना, एकदम ढीठ बन के सवाल पूछो। जब भी कोई केस आए, सर इसमें क्या होना है, तो इसमें ऐसा क्यों होना है, इसमें हम यही क्यों लगा रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं लगा सकते, इसमें हम बेल क्यों लगा रहे हैं, डिस्चार्ज क्यों नहीं करवा सकते, हम हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं इस मैटर में, कुछ भी। राइट? मैं तो थ्रोइंग इट रैंडमली, राइट? बट आस्क, यू विल गेट एन एक्सप्लेनेशन, दैट एक्सप्लेनेशन विल स्टिक विद यू। क्यों? क्योंकि सवाल आपने पूछा है। सवाल क्यों पूछा? क्योंकि आपने केस को देखा। और ये चीजें जब दिमाग में बैठेंगी ना, तो आपको लॉ इतने अच्छे से आ जाएगा कि आप लॉ से संबंधित सवाल जो भी आपके आने वाले हैं,
उसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व योर सीनियर एंड सीजन्ड एडवोकेट्स, व्हाट पॉइंट्स डू दे फोकस ऑन। जब आप, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक मैटर था, काफी हाई प्रोफाइल मैटर था, एंड उस मैटर के लिए आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके गया था। एंड क्योंकि मैटर हाई प्रोफाइल था, इसलिए जो क्लाइंट थे, ही आस्क्ड मी कि तुम ऑब्जर्व करो, तुम्हारे सीनियर को अपीयर करने दो। एंड माय सीनियर रेफर्ड इट टू अनदर पर्सन हु वाज अ डेजिग्नेटेड सीनियर, अरे उनका इनको अपीयर करना दो। मैंने कहा तैयारी तो वही होगी, जो पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं उससे बाहर वो क्या बोलेंगे, राइट? मैं अपने ड्राफ्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहां पर 15 पॉइंट्स लेकर गया। दिस इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ लिटिगेशन, माइंड यू, मेरी वकालत का पहला साल है। मैं 15 पॉइंट्स तैयार करके लाया हूं कि मैं ये सारी चीजें बोलूंगा इस मैटर में। और मैं देखता हूं कि वो जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जाकर के उस 15 में से मात्र 3 पॉइंट्स को फोकस किया, सिर्फ 3 पॉइंट्स को। और उन 3 पॉइंट्स को उन्होंने जिस तरीके से बोला, मैंने उस तरीके से नहीं लिखा था। मेरे लिखने के तरीके और उनके बोलने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। किन पॉइंट्स पर वो फोकस कर रहे हैं, किन शब्दों पर वो स्ट्रेस दे रहे हैं, किस लहजे में वो बात कर रहे हैं और किस कॉन्फिडेंस से वो उस केस को डील कर रहे हैं, इन सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। क्या इस बात का इंपैक्ट पड़ता है कि वो सीनियर थे? टू अ लार्ज एक्सटेंट, यस। सीनियर्स अपने अपने रेप्यूट के हिसाब से भी फेमस होते हैं, उनके रेप्यूट के हिसाब से भी केसेस को वो डील करते हैं। बट अदर देन दैट, वो किन चीजों को देख रहे हैं, उन बड़ी बड़ी फाइलों में उनका जो ओपिनियन है वो क्यों है, इन चीजों को सीखने के लिए आपको उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जब भी कोर्ट रूम में हो, अपने आंख कान खोले और मुंह बंद, सामान्य रूप से जब भी सवाल है मुंह खोलो और वहीं खड़े रहो और जवाब लिए बिना मत जाओ। सर ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये वाले पॉइंट्स क्यों नहीं बोले? सर मैं तो गया, मैं उसके बाद गया उन सर से कहा, मैंने कहा सर बहुत अच्छा आर्ग्यू किया, ऑर्डर भी हो गया, ये हो गया, मैंने कहा सर लेकिन मैं ये 15 पॉइंट्स लाया था, इसमें से मुझे लगा था आप बाहर नहीं बोलेंगे, आपने इससे बाहर तो नहीं बोला, लेकिन आपने 3 ही पॉइंट्स पर फोकस किया सर, वो बाकी के 12 पॉइंट्स को तो आपने छोड़ ही दिया, ये भी तो बोल सकते थे। तो ही लाफ्ड एंड ही वेंट। और मैं शाम को फिर उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा अरे बताओ तो सही मतलब कहाँ पहुंच गए? सो ये ढीठ पना तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। देन ही सैट मी डाउन एंड ही एक्सप्लेन टू मी ऑल 12 पॉइंट्स कि अरे बेटा ये 12 पॉइंट्स जो है ना, ये इसमें ये प्रॉब्लम आती, इस वाले में ये इशू आता, इसमें ये इशू आता, मैटर को और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैटर को सिंप्लीफाई करना है, इसको ये करना है, उसको ही टॉट मी वेरी वेल, राइट? नेवर शाय अवे फ्रॉम आस्किंग, आंख कान खुले हमेशा। कोई कुछ कर रहा है आपका सीनियर या फिर दूसरा कोई सीनियर, रेप्यूटेड सीनियर एडवोकेट, कोई सीजन्ड एडवोकेट अगर है जो आपके वहां कोई ना कोई तो होगा ही, राइट? उनको ऑब्जर्व करो, उनकी हियरिंग्स में जाके बैठ जाओ, पूछो उनसे सर क्या था इस केस में, क्यों आपने इस तरीके का जवाब दिया? अगर आपके दिमाग में कोई और जवाब हो तो क्या हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते थे? इसमें हम ये वाला गेम नहीं खेल सकते थे, राइट? थिंक, अपना दिमाग चलाओगे तो 4 तरीके से और सोचोगे, ठीक है? तो इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये चीजें आपके बेहद काम आएंगी। एंड देन गेन एक्सपोजर एंड सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्टीज विद प्रैक्टिस। दिस इज समथिंग, जब आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ चेंबर्स होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं, राइट? पर ऐसे कुछ ही चेंबर्स होते हैं, आप जनरली देखोगे जो बहुत सीजन्ड वकील हो जाते हैं ना, उनके स्पेशलाइज्ड चेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं कि साहब हम तो सिर्फ सिविल मैटर्स करते हैं, हम तो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स करते हैं, हम तो सिर्फ कमर्शियल करते हैं, कंज्यूमर करते हैं, व्हाटएवर। बट जनरली आप जो चेंबर्स देखोगे, आप जो ऑफिसेस देखोगे, फर्म्स देखोगे, वो हर तरीके के मैटर्स कर रहे हैं। और उन हर तरीके के मैटर्स में आप भी जाइए, आपको उन हर तरीके के मैटर्स में वो भी लॉज सीखने को मिलेंगे जो शायद आपके तैयारी का हिस्सा नहीं है। तो सर हम वो क्यों सीखें? तो हम इसलिए सीखें क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा आपका रेगुलर है, सब्जेक्ट भी तो बदल जाता है, राइट? So when you go and study Juvenile Justice Act for some examination and you experience Juvenile Justice Act in practicality, you are in a position कि अगर जज साहब आपसे पूछें कि हाँ भाई वकील साहब ये बताइए कि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है,
तो आपके पास कम से कम 2-4 पॉइंट्स तो हों बोलने के लिए, राइट? सब्जेक्ट वाइज। तो जब भी किसी नए केस से आप गो थ्रू करें और आपको समझ में आए कि अरे इसमें तो आईटी एक्ट लग रहा है, या इसमें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लग रहा है, व्हाटएवर, राइट? इसमें तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग रहा है, या जो भी है ना, सीखो उसको, समझो। देखो, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, अब मैं सीपीसी सीआरपीसी बोल रहा हूं, नए लॉज घुसा लेना उसकी जगह, लिमिटेशन, नेगोशिएबल, ये तो आप सीखेंगे ही। यहां तो आप इजीली आप सीख जाओगे, 3 साल के अंदर तो आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुके होगे। हो सकता है आपको किताबी भाषा याद ना रहे, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा, आपको उससे जूझना भी आ जाएगा, और उन स्किल्स को आप यूज कर लोगे आराम से अपने एग्जामिनेशंस में, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी। बट जो चीजें एग्जामिनेशन के लिए नहीं भी है ना, उनको भी पढ़ो, उनसे भी अगर रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, डील विद देम, गो थ्रू देम, दे विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। आई बिलीव दैट्स इट, राइट? दीज आर सम पॉइंट्स जो मेरे ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आए। इसके पहले मैंने आपको कम से कम 5-6 पॉइंटर्स और बताए हैं, राइट? कि ये चीजें और की जा सकती हैं, जो जो चीजें आप सीखेंगे वकालत में। तो एक छोटी सी सीरीज टाइप की है जिसको मैंने चलाने की कोशिश की है, कि प्रिपरेशन और प्रैक्टिस यदि आप साथ में कर रहे हैं तो आप कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको बैलेंस करें, कैसे एक चीज दूसरे के काम आएगी। आप इसको यदि ऑपोजिट्स समझ करके चलेंगे तो ये जर्नी मुश्किल होगी दोस्त, लेकिन अगर इसी को आप अपना करके चलेंगे और इसके बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे तो आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुके होंगे। नाउ आई टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन विद अनअकैडमी राइट नाउ। 28 अगस्त तक मेरे दोस्त ये ऑफर फिर से लागू हुआ है, 60% ऑफ एंड 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। यानी अगर आपने 12 महीने का कोई कोर्स लिया है तो उस पे 12 महीने फ्री, यानी 24 महीने, 2 साल। अगर आपने 2 साल का कोई कोर्स लिया है 24 मंथ्स का, तो और एडिशनल 12 मंथ्स फ्री होकर के आपके 36 मंथ्स हो जाते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। 60% ऑफ। अगर ये 12 महीने का कोर्स लेट्स से 100 रुपीज का है, तो ये अभी के समय में आपको 40 रुपए में मिल जाएगा, एंड दैट इज इफ यू यूज द कोड KDS। इट्स शॉर्ट फॉर कनिष्क देवेश शर्मा, दैट इज माय नेम। KDS अगर आप यूज करते हो 28 अगस्त तक वैलिड है। इस ऑफर को बीच में रिवोक कर लिया गया था, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हाई रिक्वेस्ट्स एंड डिमांड्स बाय द स्टूडेंट्स, राइट? कितने लंबे समय तक इसको कंटिन्यू किया जाएगा इस विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूं, इसलिए बी वेरी क्विक। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने थॉट दिया है कि नहीं जज बनना है, तो फिर ये एक बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। सेकेंडली, फॉर हरियाणा एडीए, राइट? हरियाणा एडीए का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका बैच इस समय लाइव है। For 2999, you are getting over 100 classes, complete syllabus coverage, and full-length tests for minor and major laws. However, this is applicable only till 31st of August, so you have to be quick for this as well. Next is, बाकी अगर आप जनरली एडीए, एडीपीओ, एपीओ, जेएलओ इन सब की तैयारी में आपका रुझान है, इस तरफ आपकी रुचि है, तो दीज आर द फैकल्टीज जो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। ये बैच लाइव है, अभी चालू हो चुका है। KDS कोड को यूज करके आपको इसमें भी जो अच्छे ऑफर्स हैं उसका लाभ मिल सकता है। एंड लास्टली बट extremely important point is that Unacademy has launched Una. Una is an AI support, an AI mentor for your needs. ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपके इस प्रेपरेशन के दौरान, इस जर्नी में आपकी मदद करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको डाउट्स से थ्रू लेकर के जाएगी। इस AI फीचर को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, लाखों बच्चों ने इसको अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सो अनअकैडमी ऊना इज अ न्यू थॉट ऑफ अनअकैडमी, उस दिशा में कि कैसे स्टूडेंट्स की और ज्यादा मदद की जा सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।